अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो सर्कुलेशन ऑफ हार्ट एक ऐसा एनसीईआरटी का टॉपिक है फॉर नीट पॉइंट व्यू से कि आपका इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है और इसको आप वीडियो को पॉज करके मल्टीपल टाइम इसको आप देखिएगा तो समझ जाइएगा इसमें इसका क्या सर्कुलेशन है। क्योंकि हम लोग मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो बच्चों को 2-3 क्लास में समझ में आता था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको बहुत अच्छे ढंग से आप समझिएगा। चूँकि ये मैकेनिज़्म है, ये किताब में आपको दिया रहेगा, आप बहुत बार पढ़ पाइएगा तो समझ पाइएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत होता है। तो इसको सर्कुलेशन में इसको जो पढ़ लिया वो पूरी तरह से मास्टर हो गया सर्कुलेशन का। तो चूँकि डबल सर्कुलेशन होता है वुमेन के अंदर में, और इसके साथ में एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है पूरा, आप डिटेल देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का हार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके साथ। तो आप जब जहाँ पे नोट्स बनाइएगा तो उसको भी आप चूँकि हम इसको एक सैम्पल फॉर्म में बताए हैं, जबकि एनसीईआरटी में इसका पूरा दिया हुआ है एक डायग्रामेटिकली आप देखिएगा हार्ट का। चूँकि हम इसके एक सिंपल फॉर्म में आपको बता रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, तो आप बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहला क्या होता है जो हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे, उसमें ये बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बॉडी का जितने भी इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड बोलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम। तो जब हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में जब किसी भी टिश्यू एरिया में, जहाँ पे आपको हम बताए थे कि जब हम आप न्यूट्रिएंट सबस्टांस को लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट सबस्टांस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज होता है तो CO2 पुनः सेल से हमारे ब्लड के अंदर में आता है, और वो हमारे बॉडी का 2 एरिया है, एक हेड से ऊपर का एरिया, एक हेड से नीचे का एरिया। हेड से ऊपर का एरिया का जो इम्प्योर ब्लड होगा इन द presence of CO2 more and less amount of कार्बन ऑक्सीजन, वो सुपीरियर वेना कावा के SVC मतलब हुआ सुपीरियर वेना कावा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा SVC मतलब सुपीरियर वेना कावा, जो हेड रीजन का इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में डालता है। पहला स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर लीजिएगा। हमारे बॉडी का टिश्यू एरिया का इम्प्योर ब्लड को सुपीरियर वेना कावा हमारे इम्प्योर ब्लड को रिसीव करके राइट एट्रियम में डालता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा हेड से नीचे का जितना भी इम्प्योर ब्लड हो, हेड से नीचे का जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा टिश्यू के एरिया से, वो राइट एट्रियम में इन्फीरियर वेना कावा से आएगा। और चूँकि इसका यहाँ जो भाल्व, चूँकि हम 4 भाल्व का यहाँ चर्चा करेंगे, उसमें से आप देखेंगे कि इन्फीरियर वेना कावा में जो भाल्व लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेचियन भाल्व, जो कि सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से आने वाले इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में डालेगा। इस भाल्व को हम बोलते हैं एस्टेचियन भाल्व। पहला स्टेप हो गया कि सुपीरियर वेना कावा से हेड रीजन का इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और हेड रीजन से नीचे वाले इम्प्योर ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा से एस्टेचियन वाल्व के द्वारा राइट एट्रियम में आ गया इम्प्योर ब्लड, पहला स्टेप। अब यहाँ पे क्या होगा, चूँकि हार्ट कॉन्टैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्टैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो अब क्या होगा कि जब हार्ट का आरटीएम जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, आरटीएम जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा कि राइट एट्रियम का इम्प्योर ब्लड ट्राइकास्पिड भाल्व के द्वारा, दिस इज द ट्राइकास्पिड भाल्व, राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो राइट एट्रियम का इम्प्योर ब्लड ट्राइकास्पिड भाल्व से राइट वेंट्रिकल में आएगा। सेकेंड स्टेप कि जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एट्रियम से, राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड ट्राइकास्पिड भाल्व से के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद
अब क्या होगा, चूँकि फर्स्ट स्टेप सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया, जब हार्ट का आरटीएम कॉन्स्ट्रिक्ट किया, इस ट्राइकास्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आ गया। जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो वेंट्रिकल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बाद में जो इम्प्योर ब्लड रहेगा वो आपको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाएगा और वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में बदलेगा। जो कि आप जानते होंगे कि जब ये इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब हमारे लंग्स के अंदर में जाता है तो लंग्स में के अंदर में जाने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि जब लंग्स के अंदर में हमारा इम्प्योर ब्लड आता है तो ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है कि यहाँ पे एक डिफ्यूजन के द्वारा CO2 और O2 का एक्सचेंजिंग होता है। तब हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है कि यह राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग होता है। एक्सचेंजिंग होने के बाद में पुनः सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जब CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग होता है, पुनः ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा, पुनः पल्मोनरी वेन के द्वारा एक यहाँ पे 4 वाल्व लगा रहता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर पुनः कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर पुनः इसके अंदर में लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक यहाँ पे वाल्व रहता है जिसको बाइकास्पेट या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। और पुनः वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पुनः फिर वो जो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्च ऑफ एओर्टा, जो कि आर्च ऑफ एओर्टा बहुत ये लॉन्ग एओर्टा हम लोग लेते हैं जिसको आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आर्च ऑफ एओर्टा मेडिकल कॉलेज में आप पढ़िएगा। आर्च ऑफ एओर्टा भी 2 भागों में बढ़ता है, राइट क्लेविकुलर आर्टरी, लेफ्ट क्लेविकुलर आर्टरी। इस और पूरे बॉडी में पुनः ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब तो ये बात हम बता दिए हमारे बॉडी का, हमारे टिश्यू का इम्प्योर ब्लड जब हार्ट के अंदर में आएगा तब क्या होगा। लेकिन हार्ट का भी तो इम्प्योर ब्लड होगा, हार्ट इज ऑल्सो ए टिश्यू, तो वहाँ का इम्प्योर ब्लड कोरोनरी साइनस से भी राइट एट्रियम में आता है। ये भी आपको यहाँ पे बता दिए। अब आता है हार्ट के अंदर में हम लोग एक पेपलरी मसल बोलते हैं जो कि आपको राइट वेंट्रिकल में थोड़ा सा थिन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा थिक होता है। तो यहाँ पे पेपलरी मसल भी पाया जाता है। चूँकि पेपलरी मसल का चर्चा किए हुए है आपके NCERT में, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि पेपलरी मसल पाया जाता है और पेपलरी मसल का आगे हम बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि ये पेपलरी मसल पाया जाता है और यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि जो है कोरोनरी टेंडनी भी पाया जाता है। ये कोरोनरी टेंडनी क्या करता है कि कोरोनरी टेंडनी में आप देखिएगा कि ये जो है ये कास्पिड वाल्व है, जो कास्पिड वाल्व के अंदर में क्या है पेपलरी मसल पाया जाता है। ये पेपलरी मसल क्या करता है कि जब लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करे तो उस कंडीशन में क्या हो कि ये वाल्व रिगर्गिटेशन ना हो, मतलब यहाँ का प्योर ब्लड पुनः फिर राइट आर्टियम में लेफ्ट आर्टियम में न चलाए, तो इसको अगर आ जाएगा इसको रिगर्गिटेशन बोलते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए ताकि जो है कोरोनरी टेंडनी एक फॉर्म है जहाँ पे पेपलरी मसल के द्वारा क्या करता है उसको वाल्व को एक पोजीशन प्रदान करता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान हार्ट का वाल्व या हार्ट का पोजीशन गड़बड़ ना हो। इसीलिए ये यहाँ पे पेपलरी मसल दिया रहता है जो कि ताकि वो वाल्व को एक अपने पोजीशन में मेंटेन करें। इसी को हम लोग कोरोनरी टेंडनी भी बोलते हैं। जहाँ पे आपको हम बता दिए कि देखिए ये कास्पिड वाल्व है जहाँ पे पेपलरी मसल लगा हुआ है। तो इसलिए चूँकि यहाँ का हम ये ब्लड सर्कुलेशन में इसको हम लोग
डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट बोलते हैं, जो कि पुनः फिर मैं इसको रिपीट मल्टीपल टाइम, आप भी इस वीडियो को पॉज करके मल्टीपल टाइम आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप में क्या बताया कि हमारे बॉडी का जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड अपर रीजन का हो, इन द सेंस ऑफ हेड नेक ये रीजन का, सुपीरियर वेना कावा से इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आता है। लोअर लिम्ब का ब्लड, जितने भी लोअर लिम्ब का हेड नेक अथी आपका थोरेक्स एब्डोमेन जितना भी हो लिम्ब, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ जाता है। किसके द्वारा? एस्टिचियन वाल्व के द्वारा। और हार्ट का इम्प्योर ब्लड कोरोनरी साइनस से भी राइट एट्रियम में आता है। पुनः जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा ये इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में पुनः फिर हार्ट कॉन्टैक्ट करता है और पुनः ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला आता है, जो कि लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में बदलता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होता है। एक्सचेंजिंग होने के बाद में पुनः ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरा ट्रांसपोर्ट होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में फिर हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? किसके द्वारा? बाइकास्पिड मैटरनल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यह लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पुनः क्या होता है कि जब पुनः क्योंकि ब्लड फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हार्ट, तो ये आप सेमिनल वाल्व के द्वारा पुनः क्या आर्च ऑफ एओर्टा में चला आता है। ये आर्च ऑफ एओर्टा में भी दो भागों में आर्च ऑफ एओर्टा बना है, जो हम बताए थे, राइट क्लेविकुलर आर्टरी, लेफ्ट क्लेविकुलर आर्टरी। और इसी के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का एक ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाल्व ऑफ हार्ट, तो अगर हम वाल्व हार्ट में देखें कास्पिड वाल्व किसको बोलेंगे या आर्टिकुलर वाल्व किसको बोलेंगे? तो कास्पिड वाल्व या तो आर्टिकुलर वाल्व जो बोलते हैं आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो आर्टियम वेंट्रिकल के बीच में जो हार्ट है जो है देखिएगा, आर्टियम वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व, ये ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व मतलब मिट्रल वाल्व। तो हम लोग अगर एट्रियो वेंट्रिकुलर अगर वाल्व पूछेगा तो हमको बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड, क्योंकि आर्टियम वेंट्रिकल का देख रहे हैं वो, तो वेंट्रिकुलर या तो कास्पिड वाल्व पूछेगा आपको क्वेश्चन, या तो आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो याद रखिएगा राइट एट्रियम वो है आपको बाइकास्पिड मिट्रल वाल्व या ट्राइकास्पिड वाल्व। लेकिन अब अगर आर्टियल वाल्व पूछेगा, वेंट्रिकुलर और आर्टियल वाल्व देखिएगा, देखिए सेमिनल वाल्व है। वेंट्रिकुलर और आर्टियल वाल्व अगर पूछेगा तो सेमिनल वाल्व आता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब आपको कास्पिड वाल्व पूछे या तो आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व पूछेगा तब आपको ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बनाना है। लेकिन अगर वेंट्रिकुलर आर्टियो वाल्व अगर पूछेगा तो सेमिनल वाल्व, चूँकि देखिए वेंट्रिकल है। और एक कोरोनरी टेंडनी का क्वेश्चन आता है, जो कि देखिए यहाँ पे बता दिए हैं, जो कास्पिड वाल्व है उसका पेपलरी मसल। तो कोरोनरी टेंडनी एक प्रकार का कलेक्टिबल टिश्यू हम लोग बोलेंगे, जो कि हमको हमारे हार्ट को बाय द हेल्प ऑफ पेपलरी मसल के द्वारा क्या करता है, वो एक पोजीशन देता है ताकि हमारा कोई भी वाल्व अपने जब नहीं, तो अगर ये नहीं रहता तो रिगर्गिटेशन हो जाता है। रिगर्गिटेशन वेंट्रिकुलर का वाल्व आरटीएम में चला जाता है, आरटीएम कब वेंट्रिकल में चलाता है। इसीलिए इस पोजीशन को मेंटेन, इस बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में रहता है एक कोरोडा टेंडरनी एक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे वाल्व को अपना पोजीशन देता है। तो इसलिए मैंने डबल सर्कुलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस इस एरिया है। जिस तरह से आप देखिएगा रिस्पायरेशन में ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है, वो इम्पोर्टेंस पार्ट है। उसी तरह से आप नर्वस में देखिएगा सोडियम पोटासियम पंप मैकेनिज्म है। उसी तरह से आप देखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसमें करेंट ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म है। अगर तो इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में देखिएगा तो उसमें भी है कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर में जो स्टेरॉयड हार्मोन है किस तरह से सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा। ये सभी जो होता है जहाँ पे बच्चों को टीचर की आवश्यकता होती है। बाकी जगह आप सारे जगह याद कर लीजिएगा कि इस एंजाइम में सेलाइवा में क्या पाया जाता है, आपके
कितना पर डे सलाइवा का सिक्रीशन होता है, ये सब बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन मास्टरी का जहाँ पे आवश्यकता होता है वो इसी एरिया में होता है जहाँ पे जैसे हार्ट का डबल सर्कुलेशन हो गया, जैसे आपको बताएं कि एक्सचेंज ऑफ गैस किस तरह से होता है, जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत होता है। तो और यहाँ पे अच्छी ढंग से क्वेश्चन पूछा था जहाँ बच्चे को कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फोर्थ स्टेज में क्या हुआ। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब आप लिखिएगा तब आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा कि हमको किस तरह से इसको याद रखना है। और 15 मिनट में आप अच्छी ढंग से डबल सर्कुलेशन को आसानी से समझ सकते हैं और इसमें क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे।